हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले कल के सेशन में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि वन अनदर और ईच अदर के यूज के लिए वन अनदर और ईच अदर इनका यूज कहाँ होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों ही डिफाइन करते हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, जहां पे भी हमने एक दूसरे के लिए बोलना हो कि वो दोनों एक दूसरे के लिए, वो सभी एक दूसरे के लिए, तो वहां पे इन दोनों चीजों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन कहाँ पे दो के बीच में एक दूसरे के लिए, कहाँ पे वो सभी एक दूसरे के लिए, कहाँ यूज होता है। ठीक है, तो जो ईच अदर है, जब दो व्यक्ति हों, दोनों आपस में एक दूसरे के लिए कुछ कर रहे हो, कुछ बात सुन रहे हो, कुछ भी उनके दोनों के बीच की बात है, तो वो ईच अदर होगा। जब एक ग्रुप के अंदर दो से अधिक व्यक्ति हैं और वो लोग आपस में एक दूसरे के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं, उनसे कुछ एक दूसरे का रिलेशन है, तब वन अनदर होता है। ठीक है, इस्तेमाल समझ में आ गया। जब दो व्यक्ति हैं तब यूज होगा ईच अदर, यानी कि ईच अदर इज यूज फॉर टू पीपल एंड वन अनदर इज यूज फॉर मोर देन टू पीपल। तो जिन भी बच्चों ने इसके आंसर दिए हैं, जैसे @user and -CF7HH1 WO2U, @SAR841, @सुहानी गहलोत, @संदीप पटेल, यूजर -NL8VG6NT6D और यूजर SW9YE4KM1T। एक तो आप लोगों ने कैसे कैसे ये यूजर नेम बना रखे हैं, तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, सबके आंसर करेक्ट थे और बहुत 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 आपको ऑल द बेस्ट विशेष हमारी साइड से, क्योंकि आप लोग सही ट्रैक पर हो। आप लोग मतलब पूरा लेक्चर अच्छे से पढ़ते हो और अच्छे से समझते हो। ठीक है, बाकी बच्चे प्लीज बकल अप, बच्चे बहुत ज्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब लोग आप लोगों के कॉम्पिटिटर हैं। ठीक है, आप लोग मेहनत जितनी ज्यादा करेंगे, एक भी लेसन को बिना स्किप किए, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे। You will never know your limits until you push yourself to them। यानी कि आप लोगों को कभी भी ये नहीं पता चलेगा कि आप कितना हासिल कर सकते हैं, कितना अचीव कर सकते हैं, जब तक आप उसकी तरफ अपना प्रयत्न ना करें। राइट, पहले ही डर के बैठ जाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, खुद को पुश करेंगे, तभी पता चलेगा ना कि हाँ ये काम मेरे बस का है, मैं कर सकता हूँ। कैसे पता चलेगा कि ये काम आपके बस का है या नहीं है? तो आपको अपनी लिमिट्स को एक्सटेंड करना है, अपना जो दायरा है वो बढ़ाना है, तो भी आपको अपने लिमिट से आगे जाके अपने आप को पुश करना पड़ेगा कि नहीं, मैं आज 5 किलोमीटर दौड़ा, तो कल मैं 5 किलोमीटर चाहे 100 मीटर्स और दौड़ लूं। ठीक है, 5.1 ऐसा कुछ दौड़ लूं, जो भी लिमिट है आपकी। आज मैंने 20 पुशअप्स करे, तो कल मैं 21 पुशअप करूंगा। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSC CGL 2024। इंडिया स्टेडफास्ट इन इट्स सपोर्ट एमिड यूक्रेन वॉर। स्टेडफास्ट मतलब दृढ़। तो यूक्रेन वॉर के बीच में इंडिया का जो सपोर्ट है, अब आपको पता है यूक्रेन और रशिया आपस में वॉर कर रहे हैं और हिंदुस्तान का सपोर्ट किसके प्रति है? रशिया के प्रति, क्योंकि हमारा लॉन्ग टाइम फ्रेंड है, अच्छे रिलेशंस हैं, बहुत सारी डीलिंग्स होती हैं, हमारे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में, सिचुएशंस में वो हमारी मदद के लिए आगे आए हैं। ठीक है, जब से हम आजाद हुए तब से अब तक का यही सिनारियो रहा है, तो वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बाकी जगहों पे जैसे US हो गया, चाइना हो गया, और किसी भी और कोई भी दोस्त है, उनके साथ में रिलेशंस अप्स एंड डाउन्स में आ जाते हैं, बट रशिया के साथ में एक स्टीडी फ्रेंडली रिलेशन रहा है। तो इंडिया बहुत दृढ़ है अपने सपोर्ट के लिए यूक्रेन वॉर के बीच में। ड्यूरिंग हिज रीसेंट विजिट टू जर्मनी, अपनी लेटेस्ट यात्रा जो जर्मनी की करी, उसके दौरान एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर अगेन जस्टिफाइड इंडियाज क्लोज टाइज विद रशिया। तो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने दोबारा से जस्टिफाई किया, जस्टिफाई मतलब तार्किक बताया, सही बताया किस चीज को, हिंदुस्तान का जो क्लोज रिलेशन है, क्लोज संबंध है किसके साथ में? रशिया के साथ में, उसको उनने सही बताया। मच टू द कॉन्स्टर्नेशन ऑफ द वेस्ट। कॉन्स्टर्नेशन मतलब क्या होता है? कॉन्स्टर्नेशन मतलब घबराहट। तो वेस्ट की, यानी कि वेस्ट कौन हो गए? अमेरिका और जो बाकी यूरोपियन यूनियंस है, इन सब की घबराहट को और तूल देते हुए
न्यू दिल्ली हैज रिफ्यूज टू स्केल डाउन इट्स एंगेजमेंट विद मॉस्को। हिंदुस्तान ने मना कर दिया कि हम मॉस्को मीन्स रशिया के साथ में अपने संबंधों को धीमा नहीं करेंगे, उनके साथ में जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं हम उनको कम नहीं करेंगे। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है, यूरोपियन यूनियंस जो है, वो हिंदुस्तान के ऊपर दबाव बना रहे थे कि आप रशिया से ऑयल इंपोर्ट मत करो। तो जयशंकर जी ने उनको जवाब दिया था कि आप खुद तो उनसे इंपोर्ट कर रहे हो, हमें बोल रहे हो कि कम करो, क्यों करें हम कम, हम भी अपने देश का भला सोचेंगे। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे कि दिल्ली ने मना कर दिया, यानी कि हिंदुस्तान ने मना कर दिया कि भाई हम अपने रिलेशंस उनके साथ में खराब नहीं करेंगे, हम अपने संबंधों में कोई भी आपके दबाव में आके गति धीमी नहीं करेंगे। Jaishankar observed that in the history of post-independence India, जयशंकर जी ने बताया, ऑब्जर्व करा, उन्होंने पाया है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के बाद से हिंदुस्तान के इतिहास में रशिया यूएसएसआर हैड नेवर हर्ट इट्स इंटरेस्ट। यानी कि रशिया यूएसएसआर पहले क्या था, रशिया के साथ में और भी बहुत सारे कंट्रीज थे, उनका एक संबंध, उनका एक ग्रुप था। जैसे कि अभी हम यूरोपियन यूनियन बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे यूरोपियन कंट्रीज है, उनका समूह है। ठीक है, तो वो यूएसएसआर का पार्ट था, तो वो उसको पहले यूएसएसआर बोला जाता था। तो रशिया जो है या यूएसएसआर, उन्होंने कभी भी हिंदुस्तान के हित को हानि नहीं पहुंचाई है, हिंदुस्तान को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई है। ये उन्होंने हिस्ट्री बताई हमारे उनके साथ रिलेशंस की। The ties among various powers have seen ups and downs over the decades। चाहे हमारे दूसरे देशों के साथ में बड़े बड़े मेगा जो कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड पावर्स हैं, उनके साथ में सुपर पावर कंट्रीज, उनके साथ में जो हमारे रिलेशंस हैं वो कभी अप्स एंड डाउन्स में हो जाते हैं। पिछले दशकों में, कई दशकों के अंतराल में वो अप्स एंड डाउन्स में हो जाते हैं। बट India's relationship with Russia has remained stable and friendly। लेकिन हिंदुस्तान का रिलेशन जो रशिया के साथ में रहा वो हमेशा स्थिर रहा और दोस्ताना रहा। दो फैक्टर्स हैं, दो मुख्य पहलू हैं। क्या है वो? मिलिट्री हार्डवेयर, यानी कि मिलिट्री हार्डवेयर क्या हो गया, हमने जो मिलिट्री के उपकरण उनसे लेने हैं, एंड एनर्जी सप्लाईज। ये दो मुख्य पहलू हैं, आर साइटेड टू एक्सप्लेन इंडियाज रिलक्टेंस टू क्रिटिसाइज रशिया फॉर इट्स इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। बोल रहे हैं कि इनका हवाला दिया जाता है कि ये दो वजहें हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान जो है रशिया का निंदा नहीं कर रहा, रशिया को कंडेम नहीं कर रहा, यूक्रेन का जो रशिया ने इन्वेजन किया है उस मसले पे। These certainly have had a critical bearing on the country's perspective। बोल रहे हैं कि हाँ, जाहिर बात है कि इनका भी एक प्रभाव रहा होगा हमारे ओपिनियन में, हमारे जो नजरिया है रशिया के प्रति उसके लिए। लेकिन even as the track record of enduring bilateral ties is often disregarded, और जो कि क्यों बोल रहे हैं कि हाँ, हो सकता है कि ये भी एक ओपिनियन हो, ये भी एक वजह हो जिस वजह से हम रशिया को कंडेम नहीं कर रहे। अगर हम हमारे द्विपक्षीय जो रिश्ते हैं उनको नजरअंदाज कर दें कि भाई हमारे रशिया के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं है, उस कारण को अगर हम नजरअंदाज भी कर दें तो हो सकता है कि ये भी कारण हो, मान लेते हैं चलो ये कारण है। फॉर 67 years, पिछले 67 years से रशिया यूएसएसआर हैज बैक्ड इंडिया विद इट्स वीटो इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। हमेशा जब भी इंडो पाकिस्तान मसले पे, कश्मीर मसले के ऊपर सवाल उठाने की कोशिश की गई है, रशिया ने पिछले 67 years से अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस क्वेश्चन को उठने नहीं दिया। ठीक है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी इंडिया पाकिस्तान के क्वेश्चन के ऊपर, कश्मीर मसले के ऊपर सवाल उठाए गए तो रशिया ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उस क्वेश्चन को उठने नहीं दिया, टू प्रिवेंट डिस्कशन ऑन द इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन रिगार्डिंग कश्मीर। ठीक है, द डिसमेंबरमेंट ऑफ पाकिस्तान इन 1971। अब 1971 में क्या हुआ कि पाकिस्तान का बहिष्कार किया गया, हैपेंड पार्टली ड्यू टू इंडियाज ट्रीटी ऑफ पीस। और किस वजह से हुआ कि हिंदुस्तान ने एक ट्रीटी ऑफ पीस साइन करी थी, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन विद सोवियत यूनियन एंड मॉस्को। इसके साथ में हमने एक सोवियत यूनियन क्या हो गया, यूएसएसआर और रशिया, इसके साथ में हमने ये फ्रेंडली ट्रीटी साइन करी थी, जिसकी वजह से, और मॉस्को ने, फिर रशिया ने क्या किया, चाइना को थ्रेट करा, डराया कि अगर आप बीच में पड़ेंगे ना, आप इस मसले में बीच में आए तो हम आपके ऊपर अटैक कर देंगे। थ्रेट टू अटैक चाइना इफ ट्राइड टू इंटरवीन। अगर बीच में हस्तक्षेप चाइना ने करने की कोशिश करी तो रशिया चाइना के ऊपर युद्ध छेड़ देगा। ठीक है, ये उन्होंने धमकी दी।
1971 की बात कर रहे हैं। तो इतने अच्छे अगर हमारे किसी के साथ संबंध है, कोई एक मेरा दोस्त है जो मेरे लिए इतना कर रहा है, तो मेरा भी फर्ज बनता है मैं रिटर्न में उसको कुछ दूं जब उसको जरूरत है। ठीक है। 2 years of the Ukraine war have seen India lending Russia diplomatic support। अब पिछले 2 साल से यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तब हमने देखा कि हिंदुस्तान ने अपना डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है वो रशिया को दिया। द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, अब आपको पता है G20 समिट जो हिंदुस्तान में हुआ, तो उसके अंदर क्या हुआ, एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। हर एक समिट के अंदर में एक डिक्लेरेशन पास होता है। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि इस समिट में हमने इन चीजों के ऊपर चर्चा करी, हम इन चीजों को सही मानते गलत मानते हैं और इसके ऊपर हम आगे काम करेंगे। जिसका मतलब क्या होता है, पर्पस क्या होता है कि जो अगला डिक्लेरेशन होगा, अगला जो समिट होगा, G20 समिट होगा, उसमें उसी से आगे हम बात करेंगे, या फिर हम इस मसले पे पहले बात कर चुके हैं और इस पे हमने तब ये निष्कर्ष निकाला था, अभी इसके ऊपर बात नहीं करते, भी किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो इसलिए वो डिक्लेरेशंस लाए जाते हैं जो कि एक आप समझ लो मिनट्स ऑफ मीटिंग है कि हमने ये चीजें डिस्कस करी, यहाँ पे ये निष्कर्ष निकला और ये था हमारा पूरा एजेंडा और सब कुछ। तो जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पास हुआ, फ्रेम ड्यूरिंग इंडिया होस्टेड G20 समिट, जो कि इंडिया द्वारा G20 समिट होस्ट किया गया था, उसके दौरान फ्रेम किया गया था, बनाया गया था, वॉज वन सच एग्जाम्पल। ये एक ऐसा ही उदाहरण है। कैसा उदाहरण है कि इंडिया ने रशिया को अपना डिप्लोमेटिक सपोर्ट दिया, ये उसका उदाहरण है। द वेस्ट वॉज सेटिस्फाइड दैट इट्स स्टैंड वॉज इनकॉर्पोरेटेड। वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो खुश थी, संतुष्ट थी कि भाई हमने जो बात कही वो इस डिक्लेरेशन में डाली गई। ठीक है। वाइल रशिया वॉज हैप्पी एट नॉट बीइंग नेम्ड इन द टेक्स्ट, और रशिया खुश था कि हमारे को कंडेम नहीं किया गया, हमारा नाम नहीं आया इस डिक्लेरेशन में। रशिया इस बात से खुश था। दिस ability to balance the aspirations of both sides makes India an ideal candidate to mediate। बोल रहे हैं अब ये जो हमारी क्षमता है कि हम दोनों साइड्स को, दोनों ही तराजू के दोनों पलड़ों को बैलेंस करके चल पा रहे हैं, इसकी वजह से हिंदुस्तान जो है बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट बन जाता है। किसके लिए? मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए। किसमें? रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में, इन दी रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। बट एज जयशंकर सेड, लेकिन जैसा कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने कहा, इंडिया विल नॉट टेक द इनिशिएटिव इन दिस रिगार्ड, कि हिंदुस्तान इस मसले में पहल नहीं करेगा, हम मध्यस्थ होने के लिए पहल नहीं करेंगे। फॉर नाउ इंडिया विल बी कंटेंट टू एक्सपैंड इट्स यूनिक रिलेशनशिप विद रशिया। अभी तो हम संतुष्ट हैं कि जो हमने अपने रिलेशनशिप रशिया के साथ में और मजबूत किए हैं, नए नए डोमेन्स में, नए नए क्षेत्रों में, नए नए दायरों में, हम उससे खुश हैं, संतुष्ट हैं। while being confident that there would be no rancor and backstabbing, और हम इस बात पे भी कॉन्फिडेंट हैं, भरोसा है हमें कि यहाँ पे ना हमारी तरफ से ना उनकी तरफ से कोई भी बैक स्टैबिंग यानी कि पीठ में छोड़ा नहीं घोंपा जाएगा, कोई भी धोखाधड़ी नहीं की जाएगी और कोई भी कड़वाहट नहीं आएगी। रैंकर मतलब कि कड़वाहट, तो हमारे रिश्तों में कोई भी, दोनों की तरफ से कोई भी कड़वाहट नहीं होगी और कोई भी यहाँ पे धोखाधड़ी नहीं की जाएगी। इस बात पे हम संतुष्ट हैं और सुनिश्चित हैं। तो ये था पैसेज, इसमें हमारे और रशिया के रिलेशनशिप्स के बारे में बात करी गई है। एक क्लियरली कोई भी यहाँ पे किसी पक्ष का और विपक्ष की बात नहीं कर रहे, हमारे जो उनके साथ में रिलेशन है उनके बारे में एक न्यूट्रल ओपिनियन बताया गया है। ठीक है। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? क्रिटिकल दिखी आपको? कहीं पे किसी चीज को निंदा करते हुए दिखे? नहीं ना, सिर्फ हमारे और उनके रिश्तों की बात करी। पेसिमिस्टिक भी नहीं है, ऑप्टिमिस्टिक कुछ पॉजिटिव भी नहीं दिख रहा, सिर्फ एक न्यूट्रल ओपिनियन है। हमारे और उनके रिलेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि क्यों हम रशिया का साथ दे रहे हैं। ठीक है। सो ऑप्शन सी, न्यूट्रल, इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? हिंदुस्तान का जो मजबूत सपोर्ट है रशिया के लिए यूक्रेन युद्ध के बीच में, उसके बारे में चर्चा की गई। इंडियाज डिप्लोमेटिक चैलेंजेस, तो डिप्लोमेटिक चैलेंजेस की बात नहीं की गई, केवल एक देश के साथ में हमारे जो रिलेशन है उनके बारे में बताया गया। ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट, उसके बारे में भी सिर्फ वो एक उदाहरण के तौर पे बीच में आया कि जब हमारा उनकी डिस्कशन होने के लिए क्वेश्चन उठाया गया था तो वहां पे रशिया ने हमें सपोर्ट करा था, वीटो पावर लगा के उसको उठने नहीं दिया था सवाल को। ठीक है। तो हमने इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप की बात नहीं करी, तो 1972 भी आता, 61 भी आता, बहुत सारे मसले आते हैं। इंडिया स्टेडफास्ट सपोर्ट फॉर रशिया एमिड द यूक्रेन वॉर, बिल्कुल करेक्ट है। स्टेडफास्ट मतलब मजबूत, इंडिया का जो मजबूत सपोर्ट है रशिया के प्रति यूक्रेन युद्ध के बीच में, उसके बारे में चर्चा की गई।
According to the passage, which of the following best describes the nature of India's relationship with Russia USSR since its independence? पैसेज के अनुसार हिंदुस्तान का रशिया के साथ में और इंडिपेंडेंस लेके अब तक का जो रिश्ता है उसके बारे में क्या बताया गया? The relationship marked by frequent conflicts and disagreements. बिल्कुल इनकरेक्ट है. हमारे बीच में लगातार मतभेद डिसएग्रीमेंट्स रहे हैं. नहीं, हमारे बीच में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और अनअफेक्टेड ग्लोबल, जो कि ग्लोबल पॉलिटिकल जो जियो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं उनकी वजह से भी अनअफेक्टेड फ्रेंडशिप रही है हमारे बीच में. और उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया कि हम इसलिए सपोर्ट करते हैं रशिया का कि उन्होंने भी हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ तो खैर नहीं होगा बट अच्छे दोस्त के भाव से हमारा हमेशा सपोर्ट करा है. और कभी भी और देशों के साथ में हमारे रिलेशनशिप चाहे कितने भी अच्छे हों, कितने भी फ्रेंडली हों, उसमें फिर भी बीच में कभी खटास आ गई, बट रशिया के साथ ऐसा नहीं हुआ. A stable, friendly relationship unaffected by global political challenges. बिल्कुल करेक्ट है. A relationship primarily based on economic transactions. इनकरेक्ट है. हम केवल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स की वजह से नहीं है. हो सकता है किसी टाइम पे हमने कोई डीलिंग ही नहीं की हो रशिया के साथ में, लेकिन फिर भी हमारे रिलेशंस उनके साथ में फ्रेंडली हैं. सो ये इनकरेक्ट है. ऑप्शन बी इज करेक्ट. What are the two main factors mentioned in the passage that explain India's reluctance to criticize Russia for its invasion of Ukraine? बोल रहे हैं कौन से दो मेन फैक्टर्स हैं जो मेंशन किए गए पैसेज में, जो कि एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि क्यों हिंदुस्तान मना कर रहा है, झिझक रहा है रशिया को क्रिटिसाइज करने के लिए जो रशिया ने यूक्रेन का इन्वेजन किया. तो पैसेज में दो चीजें बताई गई हैं जो हमारे फ्रेंडली रिलेशंस को अगर हम नजरअंदाज कर दें तो दो पॉइंट्स बताए गए हैं. वो है मिलिट्री हार्डवेयर, हम उनसे मिलिट्री हार्डवेयर लेते हैं, और एनर्जी सप्लाईज. ठीक है. हिस्टोरिकल अलायंसेज एंड कल्चरल एक्सचेंजेस, ये इनकरेक्ट है. मिलिट्री हार्डवेयर एंड एनर्जी सप्लाईज, ऑप्शन बी इज करेक्ट. What can be inferred about India's stance on Russia-Ukraine conflict from the passage? हिंदुस्तान का रशिया यूक्रेन मतभेद के ऊपर क्या ओपिनियन है पैसेज के अनुसार? इंडिया हैज प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू रशिया. हमने अभी तक कोई मिलिट्री सपोर्ट उनको दिया नहीं. रशिया इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी उनकी मिलिट्री है, उनके पास तो मिलिट्री से अलग जो दूसरी फोर्सेज हैं वो भी हैं, तो उनको हमारी मिलिट्री की खैर शायद जरूरत नहीं है, तो हमने मिलिट्री सपोर्ट उनको नहीं दिया. India has maintained a neutral stance. हम न्यूट्रल रहे हैं. Offering diplomatic support to Russia without openly criticizing it. बिल्कुल करेक्ट है. So 2 is correct. ये तो करेक्ट है. India is actively seeking to mediate. इंडिया ने बोला कि हम इस बारे में पहल नहीं करेंगे. मध्यस्थ हो सकते हैं हम, बट हम पहल नहीं करेंगे. हमें कोई, हमारा जो इस वक्त रशिया के साथ में रिलेशन है हम उससे बहुत खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं. हम उसको बीच में मध्यस्थ बनने की, पंचायत बनने की, चौधरी बनने की कोशिश में उसको खराब नहीं करने वाले. ठीक है. सो ओनली 2 इज करेक्ट, यानी कि 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट. एन एनिमल विद अ स्पाइनल कॉर्ड, एक ऐसा प्राणी जिसकी रीढ़ की हड्डी होती है. स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी. ठीक है. तो उनको बोला जाता है वर्टिब्रेट. इनवर्टिब्रेट जिनकी नहीं होती है. एम्फीबियंस जो पानी में पैदा होते हैं. ठीक है. मैमल्स, मैमल्स वो जो स्तनधारी होते हैं, जो बच्चों को पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते, बच्चे पैदा करते हैं और फिर माताएं उनको दूध पिला के पोषण करती हैं. ठीक है. सो ऑप्शन डी वर्टिब्रेट इज करेक्ट. फीबल, फीबल मतलब बहुत ही कमजोर, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? वाइल्ड. वाइल्ड मतलब जंगली. फास्ट मतलब तेज. स्ट्रॉन्ग, फीबल अगर कमजोर है तो स्ट्रॉन्ग क्या होगा इसका एंटोनिम? मजबूत. ऑप्शन सी इज करेक्ट. फिकल, फिकल मतलब चंचल, तो यहां पे ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग इज करेक्ट. द गार्ड told the children to stay away from the flower beds. flower beds मतलब जो नए पौधे उगाए होते हैं ना, फूलों की क्यारी, उससे दूर रहें. तो गार्ड ने बच्चों को कहा कि भाई आप लोग इन फूलों की क्यारियों से दूर रहो. अब इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है. तो गार्ड सेड, किनको कहा? चिल्ड्रन स्टे अवे फ्रॉम द फ्लावर बेड्स. ठीक है. द गार्ड सेज टू द चिल्ड्रन, सेज टू द चिल्ड्रन नहीं आएगा, गार्ड सेड आएगा. ठीक है. क्योंकि वो कह नहीं रहा, उसने कहा बच्चों को, कह दिया पहले ही, कह नहीं रहा, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है. द गार्ड टोल्ड टू द चिल्ड्रन, टोल्ड टू द चिल्ड्रन इनकरेक्ट है. द गार्ड सेड चिल्ड्रन शुड यू स्टे. अब यहां पे कहीं पे भी शुड का इस्तेमाल है नहीं है ना, तो ये शुड इनकरेक्ट है. द गार्ड सेड चिल्ड्रन स्टे अवे फ्रॉम द फ्लावर बेड्स. ऑप्शन डी इज करेक्ट.
फैमिश्ड, फैमिश्ड का मतलब होता है बहुत भूखा, जिसको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? हेजिटेंट, हेजिटेंट मतलब होता है संकोच करना। वॉलेटाइल, वॉलेटाइल मतलब होता है अस्थिर। स्टार्व्ड मतलब भूखा, तो भूखा क्या हो गया? सिनोनिम हो गया फैमिश्ड का। आपको सिनोनिम मिल गया एक, ये क्या हो गया? सिनोनिम। ठीक है, साथ ही साथ आपकी क्या हो रही है? वोकैबुलरी भी स्ट्रांग हो रही है कि फैमिश्ड का मतलब होता है स्टार्व्ड, एक सिनोनिम मिल गया आपको। सैटिएटेड, सैटिएट मतलब कि तृप्त, एकदम संतुष्ट हो गया खा पी के, उसकी जो तृष्णा है वो मिट गई है, भूख जो है वो मिट गई है। तो सैटिएटेड ऑप्शन डी क्या है? एंटोनिम है किसका? फैमिश्ड या स्टार्व्ड का। स्टार्व्ड का एंटोनिम भी यही होगा। ओके, शॉप नियर बाय सेल ऑल द गुड्स ऑफ डेली यूज। अब इसमें कोई एरर है तो वो फाइंड आउट करना है। अब देखो, हमारे पड़ोस की शॉप है, एक शॉप है ना, सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। सेल क्या है? प्लूरल है, क्या आ जाएगा? सेल्स। अ शॉप नियर बाय सेल्स ऑल द गुड्स ऑफ डेली यूज। सेल ऑल द गुड्स की बजाय क्या आएगा? सेल्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई कांट मेक आउट माई माइंड। मेक आउट मतलब होता है किसी चीज को समझना या आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अब आप अपना मन नहीं बना पा रहे हो। आप सपोज करो आपको 2-3 चॉइसेस हैं, आपको मान लो कि मन कर रहा है कुछ चटपटा खाने का, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि डोसा, मसाला डोसा खाएं या फिर पाव भाजी खाएं। तो आप क्या करें? यू कैन नॉट मेक अप योर माइंड। आप बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं तो मतलब आप मेकअप नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो आई कांट मेक अप माई माइंड अबाउट टेकिंग अ वेकेशन इन विंटर। मैं सर्दियों में छुट्टियों लेने के बारे में अपना मन नहीं बना पा रहा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ब्लो योर ओन ट्रम्पेट यानी कि अपनी प्रशंसा खुद ही करे जाना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बने जाना। बूस्ट अबाउट वन ओन क्वालिटीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट, अपनी प्रशंसा खुद ही करे जाना। able to be happy, successful, etc. again after something difficult or bad had happened. One word substitute करना है। जब आप किसी निराशा के बाद, किसी गिरावट के बाद, किसी फेलियर के बाद वापस से उठ खड़े हों, फिर से प्रयास करें और शायद सक्सेसफुल भी हो जाएं, तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? रेजिलिएंट। क्या बोला जाता है? हिज रेजिलियंस मेड हिम सक्सेसफुल, यानी कि वो बार बार विफल हो रहा था, उसके बावजूद उसने गिव अप नहीं करा, उसने उस ड्रीम को परस्यू किया और वो क्या बना? सक्सेसफुल बना। तो रेजिलिएंट इज करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है किसी चीज को करने की आपकी इच्छा नहीं है। रेमिनेंट, रेमिनेंट का मतलब होता है कि कोई बच गया, जो रिमेनिंग कुछ चीज बच गई है ना। रेजिलिएंट मतलब to become successful after multiple failures. Resistant, resistant मतलब होता है प्रतिरोध करना किसी चीज का। So option C resilient is correct. He was formerly a doctor of the corporate hospital. आप पहले किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के डॉक्टर थे या आप पहले एज अ डॉक्टर किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम कर रहे थे? तो आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के डॉक्टर नहीं होंगे, आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में काम कर रहे होंगे डॉक्टर के तौर पे। तो ही वॉज फॉर्मली अ डॉक्टर एट द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, नॉट ऑफ द कॉर्पोरेट, डॉक्टर एट। अ स्नेक इन द ग्रास, झाड़ियों में छुपा हुआ, घास में छुपा हुआ सांप, मतलब कि अ हिडन एनिमी, वो आपका दुश्मन है। छुपा क्यों है? वो हमला करने के लिए छुपा है या अपने आप को बचाने के लिए छुपा होगा, बट बेसिकली हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि वो आपके ऊपर हमला करने के लिए छुपा हुआ है। तो अ हिडन एनिमी। अ सडन डेथ, अ गुड फॉर्च्यून, अ हिडन एनिमी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आवर टीम हैव वन द मैच। आवर टीम, टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन और सिंगुलर है, टीम्स नहीं है, टीम है। तो वन सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर नाउन है, तो हैव क्यों आएगा भाई? हमारी टीम जीत गई, आवर टीम हैज वन, सिंगुलर आएगा, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। They called Mohan a dash because he did not want to go into the dark lane. आप दोस्तों में शर्त लगी, देखते हैं कौन जो है वो आधी रात को उठ के नीम के पेड़ पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आता है। एक बेचारा बच्चा डर गया, आप क्या बोलोगे? हे डरपोक डरपोक डरपोक, तो आप उसको हीरो बोलोगे?
नहीं बोलोगे। ब्रेव, बहादुर बोलोगे? नहीं। वेलियंट, वेलियंट भी एक करेज की क्वालिटी होती है, बहादुर ब्रेवनेस दिखाता है, तो वेलियंट भी नहीं बोलोगे। आप क्या बोलोगे? डरपोक। डरपोक मतलब कावर्ड। क्या होता है? ऑप्शन ए कावर्ड। दे कॉल्ड मोहन अ कावर्ड बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू गो इनटू द सेंटेंसेस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जंबल्ड ऑर्डर। अरेंज करना है उनको, मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है। दे प्रोनाउन है, प्रोनाउन हमेशा नाउन के बाद में आता है, तो ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। यहां पे ए फर्स्ट स्टेटमेंट है भी नहीं। तो दे ऑलवेज शेयर्ड मशीनरी, वो हमेशा एक दूसरे के साथ में अपनी मशीन शेयर करते थे। गुड्स, जो भी जरूरत के सामान होते थे वो शेयर करते थे। एज नीडेड विदाउट अ हिच, बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के वो हमेशा अपनी चीजें शेयर करते थे। देन दे, अगेन दे प्रोनाउन, बी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। हैड द फर्स्ट सीरियस क्वेरल इन 40 ईयर्स, फिर पहली बार 40 सालों में उन दोनों के बीच में बहुत भयानक लड़ाई हो गई। ऑफ फार्मिंग साइड बाय साइड, 40 साल किस चीज को हो गए थे? एक दूसरे के खेतों के साथ साथ में, जैसे होते हैं ना कि दो भाई हैं उनके बीच में आपस में खेत होंगे, यहाँ पे एक का, यहाँ पे ए का खेत है, यहाँ पे बी का खेत है, तो दोनों साथ साथ फार्मिंग कर रहे थे पिछले 40 सालों से। लेकिन 40 सालों में पहली बार उनके बीच में बहुत भयानक लड़ाई होगी। एंड अनफॉर्चुनेटली द लॉन्ग कोलैबोरेशन फेल अपार्ट, तो ये तो समझ में आ गया। तो 40 सालों के बाद लड़ाई हुई, उसके बाद में उनका इतने लंबे सालों का जो कोलैबोरेशन था, साथ था एक दूसरे का, वो टूट गया। तो ये तो बी के बाद में डी आएगा। ठीक है, बी के बाद में डी आएगा। क्लैरिटी होगी, बी के बाद में डी नहीं, बी के बाद में सी आएगा। ये सी है। ठीक है, बी के बाद में सी आएगा। अब देखो यहाँ पे बी के बाद में सी आ रहा है, यहाँ पे बी के बाद में सी आ रहा है, यहाँ पे सी पहले आ रहा है, इनकरेक्ट हो गया। और सी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। Two brothers lived on adjoining farms in small village, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है कि दो भाई एक साथ रहते थे अपनी अपनी पड़ोस में। एडजॉइनिंग मतलब एक दूसरे से सटी हुई उनकी फार्म्स थी, वहां पे एक छोटे से गांव में उनकी फार्म्स थी, वहां पे वो रहते थे। डी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद में वो हमेशा मशीन शेयर करते थे, ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। तो डी ए बी सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हार्डली हैड वी गेट इन बट द ट्रेन स्टार्टेड, जब हम अंदर पहुंचे ही थे कि ट्रेन चलना शुरू होगी। तो हार्डली हैड वी गॉट इन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। वी गेट इन दैन, नो सब्स्टिट्यूशन। वी गॉट इन बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड, नो, वी गॉट इन व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। जैसे ही जब हम पहुंचे वैसे ही ट्रेन स्टार्ट हो गई। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। A watchman has been bitten by a stray dog, अब इसको हमने एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। by a stray dog, has been bitten, bitten, has been bitten क्या है? हमारा वर्ब है। the watchman क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, stray dog क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। a stray dog has bitten, किसको कटा है? the watchman, the stray dog has bitten the watchman, a watchman has bitten a stray, watchman ने कुत्ते को नहीं काटा, इनकरेक्ट है। a stray dog has bitten the watchman, ऑप्शन बी इज करेक्ट। a stray dog bit the watchman, इनकरेक्ट है। फॉर्म, जो वर्ब का फॉर्म है ना वो साथ में आता है। a stray dog is biting, अभी भी काट रहा है, वो अभी नहीं काट रहा, काट चुका है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ बैंकर टैप्ड अ पिक्चर, एक बैंकर था, उसने एक पिक्चर जो है दीवार पे लगा दी। किसकी? ड्रॉन बाय वन ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, अपने छोटे बच्चे द्वारा बनाई गई एक पिक्चर उसने अपने दीवार पे लगा दी, टू हिज ऑफिस वॉल, ऑफिस की दीवार पे। व्हेन ही डैश एट वर्क द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो जब वो अगले दिन सुबह अपने काम पर आया, ही फाउंड द डैश वॉज कवर्ड बाय अ डैश, तो उसने देखा कि वो जो पिक्चर थी वो कवर्ड थी, किससे? बाय अ डैश नोटिस, एक नोटिस, किसी तरह का नोटिस वहां पर चिपकाया था, सेइंग ही वाज इन डैश ऑफ कंपनी पॉलिसी। अब उसने क्या किया होगा? कंपनी पॉलिसी का वायलेशन किया होगा। किससे? विच रिक्वायर्ड पर्सनल आइटम्स टू बी पुट अवे एट नाइट, जिसके तहत जो आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं उनको आपको रात के समय हटा देना है। डैश अ रिएक्शन वॉज नॉट जस्ट पिटी, ऐसा जो रिएक्शन था वो बहुत तुच्छ था, ना केवल बहुत तुच्छ था, इट रिस्क डिमोटिवेटिंग द बैंकर कंप्लीटली, इससे आप अपने बैंकर को डिमोटिवेट भी कर रहे हो बहुत बड़े तरीके से। इन शॉर्ट इट डिफाइड कॉमन सेंस, अगर हम संक्षिप्त में बोले तो उसमें कोई कॉमन सेंस नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था। When he dash at work next morning, turned मतलब मुड़ना, achieved मतलब कुछ हासिल करना, reached मतलब पहुंचना, arrived मतलब
पहुंचना। अब आप बोलोगे कि रीच्ड भी पहुंचना होता है, अराइव्ड भी पहुंचना होता है, दोनों में से क्या होता है? जब आप ऑफिस की बात करते हैं तो ऑफिस सेटअप में अमूमन हम यूज करते हैं अराइव्ड, न कि रीच्ड। सो व्हेन ही अराइव्ड एट वर्क द नेक्स्ट मॉर्निंग, ऑप्शन डी इज करेक्ट। He found the dash was covered by a dash notice. He found the tape, वहां पे टेप थोड़ी कवर करी होगी, ऑफिस नहीं कवर होगा, चाइल्ड, वहां पे बच्चा तो वो छोड़ के नहीं गया था जिसको वो कवर करेगा, जो पिक्चर थी उसको कवर किया गया था। ऑप्शन डी, पिक्चर इज कवर्ड was covered by a dash notice, was by covered a substantial notice, large notice, generous notice या considerable notice। तो यहाँ पे large notice, बहुत बड़ा सा notice था। So option B is correct। Saying he was in violation of company policies, तो उसने उल्लंघन किया ना, तो violation is मतलब उल्लंघन, damage मतलब नुकसान पहुंचाना, interruption मतलब बीच में हस्तक्षेप करना, और disruption मतलब तोड़ना, किसी चीज को खराब करना। तो यहाँ पे violation उल्लंघन किया है कंपनी पॉलिसी का। Dash a reaction was not just pity, that a reaction, सच अ रिएक्शन, दिस अ रिएक्शन, विच अ रिएक्शन। तो यहाँ पे सच, इस तरीके का जो रिएक्शन था कंपनी की तरफ से, वो ना केवल तुच्छ था बल्कि वो बैंकर को डिमोटिवेट करने वाला भी था, और अगर संक्षिप्त में कहें तो उसमें कोई कॉमन सेंस नहीं थी, लॉजिक नहीं था, तर्क नहीं था। ठीक है, सो ऑप्शन बी सच इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।